करेंगे वो करेंगे उत्साह और अट नहीं रही। ये दोनों ही रचनाएं जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित हैं। जो दोनों कविताएं हैं बेटा उत्साह, इसमें उन्होंने लोगों से आह्वान किया है, एक आह्वान गीत है उनका। और जो दूसरी कविता है इसमें इन्होंने फागुन मास की मादकता का वर्णन किया है, उसकी जो खूबसूरती है उसका वर्णन किया है, हरियाली का वर्णन किया है। ठीक है, कि धरती जो है किस प्रकार हरियाली से और फूलों से सराबोर होकर जो है लोगों को प्रभावित कर रही है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जब हम इनका संक्षिप्त परिचय करते हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जन्म है बेटा वो 1899 ईस्वी में हुआ था बंगाल में, और जिला उन्नाव। ये कहते हैं कि बंगाल के महिषा दल में, लेकिन अब जहां पर ये कहा है कि जो मूल रूप से ये थे वो कहाँ के थे, उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे मूल रूप से। ठीक है, जन्म दूसरी जगह पर और निवासी जो थे मूल रूप से वो जिसे हम नेटिव प्लेस कहते हैं उसके बारे में। और साथ ही साथ 1961 में जो है इनका निधन हुआ था 1961। ठीक है जी सर, ये जो तो इसके बारे में तो अब हम चर्चा ही नहीं कर रहे ना। आपको किसने कहा कि हम दोनों का कोई अंतर पूछा जा रहा है आपसे? नहीं ना, बस। और हर किसी का अलग अलग है, कोई जरूरी तो नहीं ना कि जिस उम्र में मैं मरूंगी उसी उम्र में कोई दूसरा भी मरेगा, तो ये तो कोई कंपैरिजन वाली बात ही नहीं हुई इसमें। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1961 में 1961 में हुई थी। और इनकी जो रचनाएं हैं अनामिका, कुकरमुत्ता, परिमल, गीतिका और नई पंक्ति। तो यहाँ पर जो अब हम चलते हैं उत्साह की ओर। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर बेटा जो उत्साह है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक आह्वान गीत है जिसमें कवि जो है वो बादलों को संबोधित करते हुए कहता है। और एक और चीज बेटा मैं आपको बता दूं कि जो बादल है वो निराला जी का काफी प्रिय विषय रहा है। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, अब होता है ना हर किसी की एक स्पेशलाइजेशन होती है, विशेष वो रहता है, और दूसरा किसी को कोई चीज बहुत ज्यादा प्रिय होती है जो उसी को टॉपिक बनाकर कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पर निराला जी को जो बादल, निराला जी के लिए जो बादल है उनका एक प्रिय विषय रहा है, जिसके आधार पर उन्होंने बहुत सारी कविताओं का निर्माण किया है। तो यहाँ पर बेटा कवि क्या कहता है, बादलों से क्या आह्वान करता है कि हे बादलों तुम बार बार घिर घिर कर बरसो। फिर कहते हैं ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। वो कहते हैं कि तुम्हारे जो ये बादल छाए हुए हैं बिल्कुल कैसे लग रही हैं, मानो उनके कोई घुंघराले बाल आ गए हैं। तो बादलों को वो बार बार, इसका जो मुख्य आधार रहेगा वो क्या रहेगा कि कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादलों तुम बार बार आसमान में घिर कर बार बार बदलो, बार बार बरसो। और फिर कहते हैं बोल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले। यहाँ पर जो है बादलों के माध्यम से कवि नए कवियों से जो है वो आह्वान करता है कि जब बेटा बादल बरसते, अब कहते हैं ना बादल इनका मुख्य विषय था कि जब बादल गरजते हैं तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो कवि है, नए कवि हैं, उनसे भी वो आह्वान करते हैं कि आप भी जो है नवजीवन वाली रचनाओं का निर्माण करें। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर आप कहोगे कि मैडम हमें कुछ बहुत ज्यादा ये समझ में नहीं आया। कुल मिलाकर इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, बादलों से वो आह्वान करता है कि आप बरसो और पीड़ित प्यासे जन किया। बेटा जब बादल नहीं बरसते, बारिश नहीं होती तो क्या होता है, हम सभी लोग जो है बड़े परेशान हो जाते हैं। ठीक है, गर्मी जो है हमें परेशान करती है। तो वो कहते हैं कि हे बादलों तुम बरसो, एक नई सृष्टि का निर्माण करो, एक नव जीवन का निर्माण करो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल कर। तो क्या कहते हैं कि बारिश आने से पहले सभी लोग जो है बहुत विकल विकल उन्मन थे, बहुत परेशान थे, बहुत बेचैन थे गर्मी से। तो वो कहते हैं कि हे बादलों
तुम बरसो, इस तप्त धरा को शांत कर दो, जो जल रही है धरती उसको तुम बरस कर बिल्कुल उसकी तृप्ति कर दो, उसको शांत कर दो, उसको शीतलता प्रदान कर दो। तो कुल मिलाकर कविता यहाँ पर क्या कह रही है? दूसरी ओर बेटा क्या कहते हैं बादलों से, जो कवि आह्वान करते हैं कि बादलों को यहाँ पर उन्होंने क्रांति का सूचक भी बताया है, नव सृष्टि का रचयिता भी बताया है। एक तरफ तो वो पीड़ित प्यासे मन की आकांक्षा को शांत करते हैं कि लोगों की प्यास बुझाते हैं, और दूसरी ओर अक्सर आपने देखा होगा बेटा, कहते हैं ना विनाश के बाद ही नई सृष्टि का निर्माण होता है। तो दूसरी ओर वो क्रांति का सूचक है। कवि कहता है बादलों से कि तुम लोगों के अंदर एक जोश भर दो, एक उत्साह भर दो, ताकि वो नई सृष्टि का निर्माण कर सके। और नई सृष्टि का निर्माण यानी कि सभी बुराइयों को दूर करके एक नए समाज का निर्माण हो सके। आगे बात समझ में? सिर्फ इतना ही है। अगर बादलों से संबंधित आपसे बेटा उत्साह कविता का नाम क्यों रखा गया है और ये क्या संदेश देते हैं, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सीधी सी बात है कि पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को शांत करते हैं, लोगों की प्यास बुझाते हैं, धरती को शांत करते हैं, उसकी जो तपन है, जो गर्मी है, उसको दूर करते हैं, और साथ ही साथ बादलों को उत्साह भरने वाला और जोश भरने वाला और नई सृष्टि का निर्माण करने वाला कहकर कवि ने यहाँ पर संबोधित किया। ठीक है जी, तो ये थी कवि की उत्साह कविता। और इसके बाद जो है इनके प्रश्न उत्तर दोनों के एक साथ हैं। अगली है अट नहीं रही। यहाँ पर कवि ने इस कविता के माध्यम से फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अब बेटा यहाँ पर जो है कवि ने फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि जो फागुन मास की आभा है, जो उसकी शोभा है, उसने इतना प्रभावित किया हुआ है कि आंखों में समा नहीं रही। अर्थात कवि जिस तरफ भी दृष्टि दौड़ाता है, चारों तरफ उसको हरियाली ही हरियाली नजर आती है, फागुन मास की शोभा नजर आती है। अगर वो उससे आंख फेरना भी चाहे तो भी हटा नहीं पा रहा है, मानो उसके तन मन में वो समाहित हो गई है। फिर कहते हैं कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। वो कहते हैं कि जब हम फागुन मास में क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा ये धीरे धीरे सरसों पे भी पीले फूल आ जाते हैं, चारों तरफ नए नए पौधों पर जो है छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं। वो कहते हैं लोगों के अंदर ना एक अजीब सी खुशी का संचार होता है। कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कि जब कहीं भी हम सांस लेते हैं हर घर में खुशी का माहौल है, और एक मंद मंद जो है सुगंध सभी के तन मन को आह्लादित कर देती है। ठीक है जी, सभी का जो तन मन है वो सांस लेने से ही आह्लादित हो जाता है, खुशी से भर जाता है। देखो बेटा प्रकृति में तो चमत्कार होता है। प्रकृति के नजदीक भले कोई कहे कि मैं प्रकृति प्रेमी नहीं हूँ, लेकिन आप कभी भी देखना, जब कभी आप प्रकृति के नजदीक जाते हो, जब आप हरियाली देखते हो, जब आप चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों को देखते हो, तो आपके मन को एक अच्छी अजीब सी संतुष्टि मिलती है। ठीक है, सभी व्यक्ति को, हर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि जो है प्रकृति हमारी, और वैसे भी लगना भी चाहिए, और वैसे भी प्रकृति जो है वो हमारी सच्ची मित्र है। तभी कहते हैं बेटा कि प्रकृति के साथ कभी भी खिलवाड़ मत करो, क्योंकि अगर जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति भी हमारे साथ खिलवाड़ करने से पीछे नहीं। ठीक है जी, अब ये प्रकृति का ही कहर था जो कोरोना काल में देखिए हम सब इतने परेशान रहे हैं। आपने देखा होगा जो अमेज़न के जंगलों में आग लगी हुई है, हम देखते हैं कि ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं लोगों को पानी के लिए। अब हम कहते हैं ना कि इतना सारा पानी है मैडम, लेकिन पीने लायक तो बहुत कम है ना। ठीक है, तो ये जो चारों तरफ त्राही त्राही मचती है, समय पर बारिश का आना तो ना आना, तो ये सब क्या है, ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ का ही नतीजा है, और जो मनुष्य ने केवल और केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ऐसा कर डाला है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। वो क्या कहते हैं कि भाई उड़ने को नभ में पर पर कर देते हो, कि मैं जब ये देखता हूँ ना चारों तरफ जो पक्षी उड़ रहे हैं, इतनी ज्यादा सुंदरता है कि मन कर रहा है कि मेरे भी पंख लग जाए और इस आसमान में मैं उड़ूं और प्रकृति के सौंदर्य का दर्शन।
ठीक है जी। उसके बाद है आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, कि चारों तरफ इतनी हरियाली, धरती का एक भी कोना ऐसा नहीं बचा जहां हरियाली ना हो, जहां लाल पीले रंग बिरंगे फूल ना खिले हो। अगर यहाँ से आंख हटाता हूं तो उधर भी हरियाली और उधर भी हरियाली, कि मैं कहीं मर्जी आंख हटा लूं लेकिन मेरी आंखें जो है वो हट नहीं रही हैं, अर्थात मुझे हर तरफ हरियाली के ही दर्शन हो रही हैं। फिर कहते हैं पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। अब देखो बेटा, पत्तों से लदी डाल, अब पत्ते जो है छोटे छोटे, अब आप देखोगे फागुन के उसमें कहते हैं ना बसंत का समय होता है, तो छोटी छोटी कोपल जो है पेड़ों के ऊपर खिलने लगते हैं। कहते हैं कहीं हरे कहीं लाल। आपके सामने इतने सारे वृक्ष होते हैं, आप साइंस भी पढ़ते हो, विज्ञान में भी आपने जाना होगा। जो कोपल होती है वो लाल रंग की होती है ना, कहीं कहीं हरी होती है, कहीं कहीं लालिमा लिए होती है। तो उन नए पत्तों को यहाँ पर कवि ने कहा है कि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कि सभी पेड़ जो है छोटे छोटे पत्तों से वो डाल जो है भर चुकी हैं, कहीं लाल हैं कहीं हरी हैं, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। कहते पूरी धरती पर ऐसे लग रहा है कि मानो खुशबू के फूलों से भरी हुई फूलमाला उसके गले में उसने पहन रखी, उसके हृदय पर मानो किसी ने फूलों की फूलमाला पहना रखी हो। ऐसा प्रतीत होता है जब हम इस फागुन की सुंदरता को देखते हैं। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। वो कहते हैं कि हर द्वार पर हर जगह इतनी ज्यादा शोभा है फागुन मास की, इतनी ज्यादा हरियाली है कि वो समा नहीं रही है, पट नहीं रही है। अर्थात कुल मिलाकर बेटा इस कविता में कवि ने फागुन के सौंदर्य का वर्णन किया है। जो नए नए कोपल आ जाते हैं, नए नए रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और जो हरियाली छाई होती है उसका वर्णन, कि फागुन के मास में जब आप चारों तरफ देखते हो तो धरती जो है एक अजीब सी, एक अच्छी मनमोहक सुंदरता के साथ हमारे सामने होती है और जिसे बार बार देखने का मन करता है। ठीक है जी। अब प्रश्न उत्तर है। कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? शुरू में भी बताया था बादल किसका प्रतीक होते हैं, उसी के आधार पर बताना है। बताइए कौन बताएगा, रेज योर हैंड्स, बताइए। हाँ बताओ पूजा। कवि ने बादल को क्रांति के सूचक के रूप में बताया है कि जिस तरह क्रांति के लिए बादलों का सिर्फ रिमझिम बरसना ही नहीं, उसके लिए उनके गरजने की काफ़ी आवश्यकता होती है इस समाज में। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो। हाँ, नई सृष्टि का निर्माण करने के लिए एवं उसके साथ व्यक्ति के नए उमंग को साथ लाने के लिए बादलों का गरजना बहुत ही आवश्यक है, कि इसलिए उन्होंने बरसने की जगह जी। अब देखिए बेटा, जो फुहार रिमझिम आती है, ठीक है, बरसने के स्थान पर उन्होंने गरजने को कहा है। गरजना जैसा इन्होंने बताया क्रांति का सूचक है, उत्साह का सूचक है, जोश का सूचक है। तो आप इसी प्रकार इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि यहाँ पर कवि ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने को इसलिए कहा है क्योंकि ये उत्साह, क्रांति और जोश का सूचक है। ठीक है, कि उन्होंने कहा है कि जब बादल गरजते हैं तो जनमानस के मन में भी एक नए उत्साह का, एक नई क्रांति का जो है संचार करते हैं। आगे बात समझ में, और जो नई सृष्टि के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, बताइए भावना। हाँ, कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें बादलों को गरजने के लिए कहा गया है और इसमें बादलों को क्रांति का सूचक कहा है। अब अगर हमें उत्साह नहीं होगा तो हम अपने नए काम को नहीं कर सकते। बैठिए, अपने शब्दों में कुछ हद तक ठीक लिखा, लेकिन बेटा यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि इस कविता के भी प्रश्नों का लगभग सभी का उत्तर एक है। उत्साह शीर्षक इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो कविता है ये एक आह्वान गीत है और कवि ने जो है क्या आह्वान किया है लोगों से कि अपने अंदर एक उत्साह, जोश और क्रांति को भर लो। और कवि जो है एक नई सृष्टि का निर्माण चाहता है। ठीक है जी। और पीड़ित प्यासे मन की
आकांक्षा को शांत करना चाहता है और इसलिए कवि ने जो है इस कविता का नाम उत्साह रखा है, क्योंकि जब मनुष्य के अंदर उत्साह और जोश होता है तभी वो कुछ नया करने की क्या करता है, पहल करता है, नया करने के बारे में सोचता है। ठीक है जी। इसके बाद है कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? बताओ। बादल बस एक पूजा ही बताती है। हाँ। बादल पीड़ित प्यासों की प्यास बुझाने की ओर संकेत बस। करता है। हाँ ठीक है। अगला। उसके साथ साथ धरती का तापमान पूरा करने के लिए यानी उसकी भी प्यास बुझाने की ओर संकेत करता है, क्रांति की ओर संकेत बस। करता है। बैठो। बिल्कुल सही। पहली बात आप क्या लिखेंगे कि किस किस ओर संकेत करता है कि जब बारिश आती है तो तपती हुई धरा को वो तृप्त करती है, उसकी प्यास बुझती है और जो प्यासे जनमन है, हम लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनकी आकांक्षा को पूरा करता है, उनकी प्यास को शांत करता है। और दूसरा किस ओर अर्थ करता है भाई? क्रांति और उत्साह पैदा करने की। ठीक है जी। तो इन दो अर्थों की ओर जो है बादल संकेत करता है। नेक्स्ट है, अब इसमें आ जाइए अर्थ नहीं रही। अब इसमें करेंगे सेकंड वाला, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों हट नहीं रही है? अब ये देखो, इस पूरी की पूरी व्याख्या में ईटा बता दो निहारिका, कितना आसान है। क्योंकि मैम जब फागुन का महीना आता है तो उसमें पेड़ पे नए नए पत्ते आते हैं और वो हरे और लाल रंग के होते हैं जो हमें मोहित करते हैं और वो सुगंध भी देते हैं फूल और मतलब उसकी आंख नहीं हट रही है। वो कह रहे हैं कि फागुन की सुंदरता से आंख नहीं हट रही है। क्यों नहीं हट रही है? क्योंकि चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। जी। अगर यहाँ से देखते तो उस साइड में हरियाली हरियाली जी। ऐसे ठीक है, ऐसे प्रश्न ठीक है काफी हद तक, लेकिन प्रश्न का उत्तर ऐसे नहीं लिखना कि इस साइड से देखते हैं तो उस साइड से। आपका जो सटीक उत्तर होगा वो कैसे होगा कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही क्योंकि चारों तरफ न केवल हरियाली है बल्कि धरती ने मानो रंग बिरंगे फूलों की माला को ग्रहण किया हुआ है। वो कहीं भी आंख हटाता है, जब अपनी आंख एक छोर से दूसरे छोर तक भी ले जाता है तो चारों तरफ उसे सुंदरता ही सुंदरता फागुन की नजर आती है। इस तरीके से आपके प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? आप देखो कितनी सारी चीजें उसने कही हैं। पक्षियों का उड़ना, ठीक है जी, और धरती पर जो फूलों की माला उसने पहनी हुई है खिलखिलाकर, लाल हरे पत्ते जो पेड़ों पर लदे हुए हैं, ठीक है। नभ में जो खुद को ये कहा है उसने कि मैं भी मानो पक्षी के समान उड़ने लगूं। तो इस प्रकार उसने अनेक रूपों में जो है प्रकृति का वर्णन किया है, फागुन मास की आभा का वर्णन किया। अब यहाँ पर एक चीज और मैं बताती हूँ बेटा, अगर इस तरीके से ना कर सको तो आप लोगों ने दूसरी बात मैं बताती हूँ, जो हमने उनकी पूरी की पूरी हरियाली है आप उसका भी वर्णन इस प्रश्न के उत्तर में कर सकते हो, पूरी की पूरी कविता में। इसके बाद है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? अब देखो बाकी ऋतुओं में क्या होता है, बारिश में बारिश होती है, गर्मी में गर्मी होती है। फागुन में क्या होता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है, चारों तरफ हरियाली होती है, रंग बिरंगे फूल खिले हुए होते हैं और होली का आगमन होने को होता है, ठीक है ना जी। जो बाकी ऋतुओं में सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, गर्मी में गर्मी होती है, बारिश में बारिश होती है, लेकिन अगर इस ऋतु की बात करें तो ये बिल्कुल भिन्न है। इस दौरान एक प्रकार से सममौसम होता है, ठीक है जी। जी धन्यवाद।